हाँ तो गुड इवनिंग क्लास। स्कूल से अभी अभी निकले कि 4-5 साल हो गए? अभी अभी निकले? ठीक है, तो क्लास की शुरुआत जब होती है ना, टीचर आते हैं तो पहले हम खड़े हो जाते हैं। परंपरा बनी रहे, आदत बनी रहे। क्या मैं कुछ नहीं बोलूंगा? कॉलेज में जाके प्रोफेसर के सामने या सीनियर के सामने ऐसे रहे ना, बहुत बेइज्जती होगी। देखो मैंने तुम्हें ऑलरेडी कॉलेज में मान लिया। अब एमबीबीएस वाला कॉलेज बनवाओगे या दूसरा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपके संस्कार के ऊपर। ठीक है, यानी आपका डिसिप्लिन। ओके, खैर बैठो। तुम बैठे रहना, आके उठाऊंगा मैं ही, ये शर्त है, सो दैट वी कैन मेक इट रेगुलराइज। तुम खुद उठोगे तो पता नहीं लगेगा ना कि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है या नहीं। मैं उठाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद अपनी तरफ खींच लूंगा। अंडरस्टूड? खैर वो सब चीजें सेकेंडरी हैं। अभी प्राइमरी चीज ये है कि हम लोगों को पढ़ाई करते समय किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को स्किप कर देना है। एक, सब पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, कोई फोर्सफुली, कोई खुद से सेल्फ मोटिवेटेड, है ना। और जब इस तरह की कंडीशंस होती है तो हमें यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोगों ने खुद से पढ़ाई करने की कोशिश की हो, जिसे सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं, तो शायद ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, लंबे टाइम तक बने रह सकता है। जब किसी ने शायद फोर्स किया हो, अब पता नहीं फोर्स कौन है मालूम नहीं, जब किसी ने फोर्स किया हो तो यह चीज ज्यादा लंबे टाइम तक बनी रहेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घर वालों ने कहा तैयारी कर लो, देखो बाजू वाले का सिलेक्शन हो गया, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक फोर्स ये हो सकता है। दूसरा फोर्स कोई और कारण भी हो सकते हैं। हमें जिन चीजों से मतलब रखना है वो ये है कि हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाएं। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। स्टूडेंट यूज टू आस्क सम ऑफ द थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट ओनली। और वो एक्साइटमेंट के कारण जिन चीजों को पूछते हैं ना, वो पहले दिन पूछेंगे, नहीं बताएगा टीचर, दूसरे दिन पूछेंगे, नहीं बताएगा टीचर, तो तीसरे चौथे दिन उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे। एक्साइटमेंट क्या हो गया? खत्म। और एक होता है क्यूरियोसिटी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, पहले दिन नहीं बताया, फिर दूसरे दिन नहीं बताया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, लेकिन मैं टस से मस नहीं हो रहा। यानी आप में कंसिस्टेंसी है। बात समझ रहे? अगर एक्साइटमेंट में ड्रॉप ले लिया है तो आप फोर्स ड्रिवन हो सकते हो कि मेरे दोस्त ने लिया, मैं भी ले लेता हूं। मेरे क्लास में सबने नीट का फॉर्म भरा है, मैं भी भर देता हूं, तभी तो 25 लाख हुए। ऐसे थोड़ा ना 25 लाख लोग एमबीबीएस कर लेंगे, सबको मिलना भी नहीं है, सीटें उतनी है भी नहीं। तो सच्चाई यही है। अब एक बात को क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर हम लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके में आपको एक बात बता देना चाहता हूं। लोगों का इंक्लिनेशन अक्सर फिजिक्स पे ज्यादा, बायो पे कम होता है। और अक्सर देखा जाता है कि नंबर फिजिक्स में कम और बायो में ज्यादा होते हैं। अब दोनों बातों को रिलेट करिए कि पहले बायो में नंबर ज्यादा थे इसलिए बायो को साइड कर दिया, और फिजिक्स में कम थे इसलिए फिजिक्स ज्यादा पड़ी। फिर जब नीट का एग्जाम हुआ तो समझ में आया कि बायो में थोड़े और नंबर होते तो शायद मैं बॉर्डर पार हो जाता। बाद में सीखने से अच्छा है दूसरों की गलतियों से सीख लें, खुद गलती करने की जरूरत ना पड़े। जब आप कोई चीज एक बार करें तो गलती, बार बार करें तो बेवकूफी है। दूसरे की गलती देखने के बावजूद रिपीट करें तो उससे बड़ी बेवकूफी कुछ भी नहीं। पढ़ने का सिंपल सा फंडा है, क्लास आने से पहले एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। कितनी बार? एक बार। कितनी देर? 10 से 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। कितना पोर्शन? जो हम पढ़ने वाले हैं केवल उतना। टॉपिक में पहले बता दूंगा कि यहां तक पहुंच पाएंगे, हालांकि मेरा रिकॉर्ड है मैं आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाया। मतलब आपको 2.5 पेज पढ़ने को बोले जा सकते हैं, मैं मुश्किल से कितना पढ़ पाऊंगा? 1.5। राइट? अगर एनसीईआरटी पहले से है बहुत अच्छी बात, नहीं है तो ले लीजिए कहीं से पुराने एडिशन की, पुरानी एनसीईआरटी नहीं, पुराने एडिशन की नई एनसीईआरटी ले लीजिए। क्लियर? ऑनलाइन किताब विताब से पढ़ते हैं मतलब किसी फोन में डाउनलोड कर रखिए, टैब में डाउनलोड कर रखिए, वो काम नहीं आएगी।
किताब किताब होती है, किताब को किताब के तरीके से हार्ड कॉपी में पढ़िए। अब इसमें एक बात और, जब 10 से 15 मिनट ही किताब पढ़ने की बात कह रहा हूं तो उसमें पढ़ना क्या है वो भी सुन लो। कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना जब तक कि बोला ना जाए। अंडरलाइन क्या करना है वो सुन लो। साइंटिस्ट का नाम कैमरे के पास आके बोल देता हूं ताकि देखो तो याद रहे। एक किसी साइंटिस्ट का नाम ईयर समेत, ठीक है, अगर साइंटिस्ट दिया है तो ईयर समेत उससे अंडरलाइन करिए। कोई एग्जाम्पल का नाम आए, चाहे अमीबा ही क्यों ना हो, ये नहीं कि इग्नोर कर देंगे, इकोलाई क्यों ना हो, उसे भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की चीजें बता रहा हूं, सारी चीजें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसको अंडरलाइन करिए? साइंटिस्ट को, अलॉन्ग विद द ईयर इफ गिवन। नंबर 2, कोई एग्जाम्पल दिया हो। नंबर 3, कोई बोल्ड लेटर में वर्ड छपा हुआ हो। कोई साइंटिफिक टर्म जो आपको बिल्कुल नया है, आपको पता ही नहीं है, या कोई इंग्लिश का टर्म जो तुमने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा था, उससे अंडरलाइन करिए। क्लियर बात? ये 4 चीजें तो कंपलसरी हैं। 5वीं चीज अगर अंडरलाइन करने को बनती है तो वो क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है किसी तरीके के मेटाफर। मेटाफर समझते हैं? अरे उपमा अलंकार समझते हो ना? जैसे सुंदर लड़की, क्या समझे? लड़की सुंदर थोड़ा ना होती है, मतलब सुंदर वर्ड जो होता है वो तो लड़का होता है। नहीं पता? लड़का ही सुंदर हो सकता है, लड़की नहीं। नहीं यकीन आता? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है कभी? हु इज सुंदर? जेठालाल का साला, है ना? है कि नहीं? क्या नाम है उसका? किसी लड़की का नाम तुमने आज तक सुंदर सुना? क्या सुना? सुंदरी। सुंदर सुना? नहीं सुना ना? सुंदर इज पुल्लिंग, वो मेल जेंडर का वर्ड है। तो अगर मैं कहता हूं सुंदर स्त्री, तो वो क्या है? एडजेक्टिव लग गया ना, अलंकार लग गया, उसके ऊपर मेटाफर है। तो अगर कहीं मेटाफर आते हैं तो उसे अंडरलाइन करना है। जैसे मोस्टली, या समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, ऑल, मोर, मोस्ट, फ्यू, ऑफन, ऐसे वर्ड मिलते हैं किताब में, इन्हें अंडरलाइन करना है, छोड़ना नहीं है इनको बिल्कुल भी। ये चीजें हैं जो हमें अंडरलाइन करनी चाहिए। किससे? एनसीईआरटी से। कितनी बोली मैंने? 5। आई रिपीट, साइंटिस्ट का नेम ईयर के साथ दिया तो ईयर भी, है ना? पीडब्ल्यू वाले कई लोग हैं, पेपर बनाते हैं, उसमें क्वेश्चन में गलती मालूम है क्या देते हैं? सिंगर एंड निकलसन गेव द फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1872 की जगह लिख दिया 1972। बच्चा बोलता सर इसमें क्या गलत है? अरे 100 साल की गलती है भाई, गलत नहीं है क्या? 1972 और लिख दिया क्या 1872, गलत हो गया ना? गलत गलत होता है। तो इट कैन बी ए नंबर ऑल्सो, ईयर। ओके, तो यानी आपको वो चीज अंडरलाइन करनी है। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला कोई साइंटिफिक टर्म हो उससे अंडरलाइन करिए, एग्जाम्पल हो तीसरा उससे अंडरलाइन करिए। ठीक है, चौथी चीज आपको अंडरलाइन करिए ऐसी चीजें जिसके अंदर आपको कोई एडजेक्टिव टाइप की चीजें नजर आती हो, और या फिर इंग्लिश का वो वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया लेकिन लिखा तो है किताब में। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे ऐसी अंग्रेजी दी है कि वो सीधी लिख सकते लेकिन उन्होंने लिखी नहीं है ना? अभी जैसे सेल पढ़ेंगे हम, सेल पढ़ते टाइम वो कुछ जगह पे क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अब ये एरेना क्यों लिखा है? एरेना में तो बॉक्सिंग और कुश्ती होती है। एरेना का दूसरा मतलब होता है एरिया। एरिया लिख सकता था ना, नहीं लिखना, उसे क्या लिखना है? एरेना। तो हमें ये चीजें अंडरलाइन करनी होगी। क्लियर? समझे? ऐसे वर्ड अंडरलाइन करना। एक जगह लिखा है द इन्वेंशन ऑफ, या विद द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द साइंटिस्ट वर एबल टू डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? डिटरमाइन नहीं लिख सकता था, नहीं लिखना, उसकी मर्जी। मतलब किताब लिखने वाले ने अंग्रेजी पहले, बॉटनी बाद में लिखी है। मैं भी आपसे यही बोल रहा हूं, हम लोग पहले क्या सीखेंगे? इंग्लिश, बाद में क्या सीखेंगे? बॉटनी। क्लियर बात? सारा खेल किसका है? लैंग्वेज का। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो आपको फिजिक्स का क्वेश्चन भी समझ में आएगा, और फिजिक्स का क्वेश्चन समझ में आ गया तो फॉर्मूला सही, फॉर्मूला सही तो हो सकता है तुम कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो, सही आंसर निकल आए। राइट? सारा खेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज का है, तो उसी बेसिस पे काम भी करते हैं, उससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो तरीका यही है, इन चीजों को अंडरलाइन करें। मैं आपको 5 चीजें बता दी हैं। अब इसके अलावा क्या? अब क्लास आए,
इन 5 चीजों को किताब में से अंडरलाइन कर लिया था, उन 1.5-2 पेजेस में से जो मैंने आपको पढ़ने को बोले थे। बार बार नहीं पढ़ना है, एक ही बार पढ़कर आना है बस। जस्ट गिव 15 मिनट्स फॉर द रीडिंग बिफोर द क्लास, और हो सकता है 10 मिनट में पढ़ लो। 1 घंटा लगाना ही नहीं है, मतलब ही नहीं बनता। घूर घूर के नहीं पढ़ना है, आंखों में नहीं बसाना है चैप्टर, बस रीड करा, खत्म। सिलेक्टेड चीजें अंडरलाइन कर ली, क्लास सुनी, घर गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए डीपीपी से, मॉड्यूल से, ठीक है, बिना नोट्स खोले, बिना एनसीईआरटी खोले, बिना दोबारा से क्लास सुने। मान ले डीपीपी में 15 क्वेश्चन होते हैं, एक टॉपिक है, एग्जाम्पल के लिए ले लिया क्या हम लोगों ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 15 क्वेश्चन उसके दिए हुए हैं। 15 में से डीपीपी के 14 क्वेश्चन तुम्हारे हो गए सही, 15 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा गलत। तो उसको क्या करना है, उससे लेके लिख देना है आपने एक अलग से कॉपी में, उसका नाम आप रखोगे एरर बुक, मेरी गलतियों की किताब। उसमें वो गलत क्वेश्चन लिख लेना जो आपने गलत किया है, विद चारों ऑप्शन। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, ऐप खोल के, डोंट यू डेयर। और किताब से किया तो पीछे एमटीजी या कुछ और किताब होगी तो उसमें भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखना। क्या खोलनी, एनसीईआरटी। अगर वो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन है और तुमसे गलत हुआ है तो आप क्या अंडरलाइन करोगे, वो वाली लाइन। गॉट इट। वैसे तो चांस कम है, अब वो वाली लाइन अंडरलाइन करोगे, तभी छठी टाइप की चीज अंडरलाइन करनी है, पूरी एनसीईआरटी अंडरलाइन नहीं। बच्चों का पहला सवाल ही होता है, सर जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं ऐसा लगता है सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत गलत लग रहा है, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो तुम बार बार भूल रहे हो, और वो मैंने तुम्हें बता दिया, वो तुम भूलोगे नहीं अगर तरीका आजमाओगे। अपना ब्रेन है, कंप्यूटर नहीं है। क्लियर। इसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं लगाए कि निकाल के दूसरा लगा दिया अगर भर गया तो ब्रेन में अगर कोई चीज जाती है तो वो डिलीट नहीं होगी, वो हमेशा वहीं रहने वाली है। इसलिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन भेजने का ही नहीं। क्यों प्रोसेसर स्लो बनाते हो भाई मेमोरी भरने पर? उतनी ही चीजें अंडरलाइन करिए जितनी मैंने बताई हैं। तो छठी चीज जो आपको अंडरलाइन करनी है वो वाली लाइन होगी एनसीईआरटी की जो आपने मिस कर दी, इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया, गलत। वैसे इसके चांसेस 100 में से 10 हैं। क्लियर। क्योंकि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो लाइंस ऑफ एनसीईआरटी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी। जो लाइन ज्यादा याद रखने लायक हैं, जो अंग्रेजी के शब्द भूलने लायक हैं, उन्हें मैं बता दूंगा, बल्कि उनके 2 और मतलब यानी सिनोनिम भी बता दूंगा, ताकि अगर कोई वर्ड बदलकर स्टेटमेंट में बदलाव करना चाहे तो सफल ना हो पाए। ठीक है। तो ये चीज मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं, पढ़ाई ऐसे ही करनी है। अगर आप डीपीपी करोगे क्लास के साथ, दोनों में से किसी एक चीज को चूज करो, या तो डीपीपी करो या फिर मॉड्यूल। दोनों टॉपिक वाइज हैं, दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना जो आपको क्लास के साथ करनी है। क्लास तीसरी होगी तब आप दूसरा मेथड यूज करेंगे या दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। यानी मैंने क्लास के साथ अगर डीपीपी करी, मान लीजिए 2 क्लास में हमारा डीपीपी 1 खत्म हो जाता है, ठीक है, हम चौथी क्लास पढ़ रहे हैं, तीसरी नहीं चौथी क्लास पढ़ रहे हैं, तब डीपीपी 1 और 2 के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाऊंगा। क्या देना है बीच में, गैप। कितने दिन का आ गया, ऑटोमेटिकली 5 से 7 दिन का गैप आएगा। ठीक है। जब आपकी क्लास 6th चल रही होगी या 5th चल रही होगी, तब फर्स्ट और सेकंड डीपीपी के टॉपिक आप मॉड्यूल से कर रहे होगे, यानी आप पढ़ भी रहे होगे साथ में और रिवीजन भी चल रहा होगा। तरीका यही है। और आपको ना अपनी एबिलिटी चेक करते चलना है कि आपने डीपीपी साथ में लगाई थी और उसमें जो गलती हुई आपने एरर बुक में लिख ली। अब इससे पहले मॉड्यूल चालू करो, उस टॉपिक की एरर बुक देख लो कि तुमसे गलती क्या हुई है। अब क्या लगाना चालू करो, बिना नोट्स खोले, बिना दोबारा से क्लास देखे, बिना कॉपी खोले, फिर से क्या चालू कर दीजिए, मॉड्यूल करने। तो हो सकता है मॉड्यूल में किसी टॉपिक के, मान लीजिए डीपीपी 1 के सिलेबस के 40 क्वेश्चन है, 40 में तुमने 38 सही कर दिए। ठीक है, 38 तुम्हारे क्या हो गए, सही। थोड़ा सा सावधान रहना, आंसर की गलत भी है। तो मान लो उसमें से तुमने 40 में से 38 सही कर दिए, गुड स्कोर। 7 दिन बाद बिना चीज को रिवाइज किए भी तुम्हारे 90% से ज्यादा करेक्शन है, तुमने ज्यादा करेक्ट किया है। समझ गए। उन 2 के बारे में जांच करिए, एरर बुक में नोट करिए जो गलत हुआ है, एनसीईआरटी में देखो, नोट्स में देखो, एनसीईआरटी का ही है तो वहां पर भी क्या कर दो, लाइन। और हो सकता है लाइन पहले से खींची हुई हो, फिर भी तुमने गलत किया हो, उसके ऊपर क्या लगा देना, स्टार। आई रिपीटेड द मिस्टेक, मैं बहुत बेवकूफ था, उसे कहते हैं सिली मिस्टेक। जब रिपीट की हो ना तब,
पहली बार जो करी जाए उसे सिली मिस्टेक नहीं, मिस्टेक कहते हैं। दूसरी बार जिसे कहते हैं ना, वो मिस्टेक सिली नहीं है, तुम सिली हो, इसलिए उसके ऊपर क्या लगा लेना, स्टार, कि अब की बार ये गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यू हैव टू मेक द एरर बुक। अगर आप एरर बुक बनाते हो तो आज से 3 महीने बाद जब आपके 2 से 3 पेपर हो चुके होंगे यहां पीडब्ल्यू में, आप मेरे पास आके बोलें कि सर मेरे 120 से ऊपर नंबर ही नहीं जा रहे हैं, मैं क्या करूं, पढ़ता हूं पढ़ती हूं लेकिन नंबर नहीं बढ़ते हैं, तो मैं एनालाइज करके बता दूंगा कि आपको क्या करने की जरूरत है। समझ गए? एनालिसिस कैन बी मेड पॉसिबल। स्टूडेंट खुद से कई बार एनालाइज नहीं कर पाते, कुछ कर लेते हैं, कुछ बिना एनालिसिस के ही बढ़िया चल रहे होते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं होता एनालिसिस करना है, क्योंकि उनके नंबर हमेशा कैसे आ रहे होते हैं, बढ़िया। लेकिन जो इंप्रूव करना चाहते हैं वो एनालिसिस का मेथड अपनाएं। एरर बुक एनालिसिस का बेस्ट मेथड है। 6 महीने बाद जब एनालिसिस करने का टाइम आएगा तब तुम्हारे पास अपनी एक्चुअल वीकनेस होगी कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में तुम कहां कितने कमजोर हो और कौन सा टॉपिक तुम्हारा गलत है। अगर लैंग्वेज पढ़ने के कारण अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो फिजिक्स में भी होते होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे, बॉटनी और जूलॉजी में तो ज्यादा होंगे। आई बात समझ में? कोई चीज डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, एनालिटिकल टाइप के डिराइव करके दी गई है, तो उसकी गलतियां भी चारों सब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होती होंगी। कुछ बच्चे होते हैं जिनको एग्जाम्पल याद नहीं रहते, तो एरर बुक में एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चंस का आना, जो तुमने गलत किए हैं उनका लिखना, यह दिखा रहा है कि तुम्हारी मेमोरी कैसी है, शॉर्ट, तुम लंबे टाइम तक एग्जाम्पल याद नहीं रख सकते। गॉट इट? स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन का गलत होना मतलब या तो तुम्हारी रीडिंग में कमी है, अगर रीडिंग में कमी नहीं है तो रिटेंशन पुअर है, मतलब रीडिंग एंड मेमोरी का इश्यू है, उसे भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। देख, टीचर आपको 2 जगह पर पॉलिश कर सकता है, सिर्फ 2 जगह पर। एक कंसेप्चुअली, जो सारे बच्चों के लिए टीचर की तरफ से कैसा होगा, सेम, क्योंकि वो पढ़ा के होगा। और दूसरा स्ट्रेटेजिकली, जो 2 बच्चों के लिए कभी सेम नहीं हो सकता। अगर तुम कैलकुलेशन में गलत हो तो टीचर उसमें कुछ नहीं कर सकता। कोई लिखे ही अगर 2 3 ज़र 8 होता है तो उसकी गलती उसी के माथे, टीचर की गलती इसमें नहीं है। समझ गए? यानी अगर कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक करे तो उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर कोई मेमोरी में शॉर्ट हो, मेमोरी में रिटेंशन ना हो, तो उसका भेजा खोल के उसके अंदर कुछ डाला नहीं जा सकता। लेकिन 2 थिंग्स कैन बी इंप्रूव्ड at maximum with perfection. One is conceptual and the second is strategy to attempt the paper or how to improve yourself. अगर आप कैलकुलेशन में वीक हैं तो इसमें भी स्ट्रेटेजी आपकी सहायता कर सकती है। क्या? कैलकुलेशन वाले सवाल मत करो, दूसरे टाइप के सवाल ज्यादा करो। अंडरस्टूड? वो वाले चैप्टर पे ध्यान दो जहां से न्यूमेरिकल कम, थ्योरी ज्यादा आती है। अगर आप मेमोरी टाइप की चीजों में पुअर हैं तो आपको ये वाली सलाह काम नहीं आएगी। मैंने कहा ना, नो 2 स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम स्ट्रेटेजिक प्लान्स, दोनों के लिए क्या होंगे, अलग। समझ गए? अब क्या है कि अगर आदत हो या फिर किसी ने सलाह दी हो या किसी ने लिंक फॉरवर्ड भी कर दिया हो व्हाट्सएप वगैरह पे और बोला हो, ये देख इसने बोला है हाउ टू प्रिपेयर एंड गेट 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी विदाउट रीडिंग द एनसीईआरटी, तो भाई साहब जिसने वो मैसेज भेजा है सबसे पहले उसको ब्लॉक कर देना। समझ गए? कभी ये मत माने कि सक्सेसफुल स्टूडेंट आपको जो बताएगा वो आपके लिए आइडियल है। मैंने बता दिया ना, एक बच्चे की स्ट्रेटेजी दूसरे बच्चे पर अप्लाई नहीं होती। तो अगर वो बोल रहा है मैं 10 घंटे पढ़ता था, झूठ, नहीं पढ़ता था 10 घंटे वो, ठीक है, और फिर भी मैं सिलेक्ट हो गया, लोग 15 घंटे पढ़ रहे थे, उनके मेरे से कम नंबर आ रहे थे, झूठ बोल रहा है वो पूरी तरीके से, वो सच बता ही नहीं रहा है। अगर वो 3-4 बार इस तरीके का काम कर चुका है तो इसका मतलब वो बड़ा पॉलिश्ड है और बातें केवल क्या कर रहा है, शुगर कोटिंग वाली, ताकि लोग उसको सुने, यूट्यूबर टाइप की। वो सच नहीं बता रहा है। सच कैसे होते हम बताते हैं। लोगों ने 3 साल 4 साल ड्रॉप लिए, सिलेक्ट नहीं हुए।
सच ये होते हैं, उनसे सीखिए। जो सिलेक्ट हो गए उनसे नहीं सीखना है, सीखना किससे? जो सिलेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए वो पूछो। कोई आके बोले दैट अभी मैं एमजीएम में पढ़ रहा हूं, मेरे नीट 2022 के अंदर 630 नंबर आए थे, तो उससे मालूम है क्या सवाल पूछना चाहिए? भैया दीदी आपको क्या लगता है आपके 720 क्यों नहीं आए? समझ गए? इफ यू आर एमिंग टू गेट बेस्ट, यू मस्ट आस्क अबाउट द फॉल्ट ऑफ अदर्स। आप दूसरे की मिस्टेक के बारे में पूछो, ठीक है? ये नहीं कि आपने कैसी तैयारी करी, आप ये पूछिए कि ऐसा क्या कम रह गया था जो तुम 700 नहीं ला पाए, ऐसा क्या कम था कि तुम एमजीएम में हो, भोपाल एम्स में नहीं हो। आपको क्या लगता है व्हाट कैन बी डन बेस्ट, या हम इससे बेटर क्या कर सकते हैं? समझ गए? 620 तो हलवा है बे, इस साल तो बट बट के आए, ले तू भी ले, तू भी ले। 600 नंबर तो खूब आए इस साल। जिसने भी तैयारी सही तरीके से सही डायरेक्शन में करी उन सबके 600 आ गए, जिनके 600 नहीं आए वो पछता रहे हैं। क्या कर सकते हैं? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर चिड़िया बाद में आएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। हमें टॉपिक जो पहले पढ़ना है वो क्या है? सेल। हाँ, तो बात हो रही थी आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है? लैंग्वेज पे, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज इज द प्राइम थिंग दैट वी हैव टू फॉलो, ठीक है? वैसे एनसीईआरटी के पेजेस में ना हर यूनिट की बिगिनिंग में एक ज्ञान छपा हुआ है, सेल के पहले भी छपा हुआ है। उसे पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है वो वही जानते हैं, ठीक है? मतलब कई बार ऐसी बातें होती है कि हमने लोगों को वो समझा दिया जो खुद भी समझ नहीं पाए। ये शेर है। बात यह है कि हमें शेर बयां करना नहीं आता, कि हम ऐसी चीजें समझा रहे हैं जो हमें भी समझनी कई बार क्या हो गई थी? मुश्किल। लेकिन अब लगता है कि उसको समझाना बहुत आसान था, हम उस समय उतने मैच्योर नहीं थे कि उसको समझ पाते। तो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर, दैट इज द बेस्ट वे। आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी आनी भी नहीं चाहिए। सुनिएगा बात, कि आप कितने टाइप के सेल होते हैं? 4। तुम बताओ कितने टाइप के सेल होते हैं? अरे इससे पूछ रहे हैं। 4 नहीं पता? बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है भाई। नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले वाला सही नहीं है, हो सकता है वो सही हो। मेरी आदत है मैं सबसे पूछ लूंगा। 2 टाइप्स होते हैं। तुम्हें कौन से 2 टाइप? यूकैरियोटिक सेल और तो दोनों यूकैरियोटिक बोल रहा है भाई, कुछ तो अलग बोल। दो ही होते हैं? पक्का? श्योर? अच्छा रुको, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग सेल, उसकी डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं, सेल थ्योरी। भाई लोग बोल रहे हैं सेल कितने टाइप के होते हैं? 2। कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन से 2? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, और लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं। क्या चाह रही हो बेटा? कूदने के लिए 5वां फ्लोर है, बहुत मुश्किल है यहां से, समझो नहीं कर पाऊंगा ये मैं। कितने टाइप के सेल होते हैं? कितने लोग कहते हैं 2? दोज हु आर सेइंग देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल, कितने लोग कहते हैं? अरे पूरा हाथ उठाओ ना यार, आधा सा को कह रहे हो, 1.5 है क्या? 2 होते हैं, मैं भी बोल रहा हूं 2 होते हैं। हाँ नीचे कर लो। अब कौन से वो सुनो, मैं तुम्हें इतने टाइप के 2-2 बता दूंगा ना, फिर तुम खुद ही घूम जाओगे, बोलोगे यार सर क्या बता दिया आपने। वैसे क्या है, अगर मैं ये कहता हूं कि सेल क्या चीज है, तो सेल के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कर लिया गूगल। आजकल वही पढ़ाई चल रही है गूगल वाली, ठीक है? हम सबसे पहले क्या बताने लग गए? गूगल। गूगल लिया, गूगल पे टाइप किया सेल। अपने फोन पर मत करना, उसको पता है कि तुम काय के स्टूडेंट हो, बायो के, तो वो क्या लिख के देगा?
सेल की डेफिनेशन एज पर बायोलॉजी। मैंने किसके फोन पे किया? जिसने सालों से बायो पढ़ी नहीं, जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं सालों से, उनके मोबाइल पे टाइप किया सेल डेफिनेशन, और मेरे पास जो पहली डेफिनेशन लिख कर आई क्या थी? अ स्मॉल रूम। एक स्मॉल रूम को उसने क्या कहा है? सेल। एक छोटे रूम को, शायद जिसमें किसी कैदी को रखा जाए, अंग्रेजी पिक्चर में बोलते हैं पुट हिम इनटू द सेल। यस बात, मतलब क्या बात कर रहे हैं वो? जेल में डाल दीजिए। जेल के कमरे को क्या बोल रहे हैं? सेल। वैसे मैं इस कमरे को भी क्या बोल सकता हूं? सेल। राइट, लैंग्वेज के हिसाब से ये भी क्या है? सेल। तो इंग्लिश वाला सेल जो है बायोलॉजी वाले सेल से क्या है? अलग। मैं ये नहीं कह रहा ये दो टाइप के सेल है, इंग्लिश वाला सेल और बायोलॉजी वाला सेल। इंग्लिश वाला सेल का मतलब है किसी कमरे की बात हो रही है, कमरे को डिफाइन करने के लिए क्या होती है उसकी? वॉल्स। वॉल्स नहीं होंगी तो आप कमरे को डिफाइन नहीं कर सकते। सोच लो कि अगर ये वॉल ना होती तो क्या ये कमरा होता? नहीं। दूसरा, ये कैसा कमरा है? दिस इज क्लास रूम। गॉट इट? ये क्या है? क्लासरूम है। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि इसके अंदर आप स्टूडेंट, में टीचर, ये डेस्क, बेंच और ये बोर्ड, ये क्या डिफाइन करते हैं? क्लासरूम डिफाइन करते हैं। आई बात समझ में? ये क्या डिफाइन करते हैं? क्लासरूम। अगर यहीं एक बड़ी सी राउंड टेबल होती, यहां साइड में शेल्फ में किताबें जमी हुई होती और बच्चे चुपचाप पढ़ रहे होते बिना किसी आवाज के, क्या हो जाता? लाइब्रेरी हो जाती। या फिर ऐसा करते हैं कि इधर साइड में टेबल लगाते हैं, उसके ऊपर बढ़िया से वेसल रखते हैं और गरम गरम खाना परोस देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कोई डाइनिंग हॉल भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी सेल को पहले डिफाइन करने के लिए क्या है? उसकी बॉर्डर्स यानी बाउंड्रीज। नंबर दूसरा आया उसके अंदर का कंटेंट। राइट, दिमाग में सोच लेना कितने टाइप के सेल है ना? आपसे फिर पूछूंगा मैं, फिर वापस आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं सेल कहूं, मैं कहता हूं जिसमें भी सेल हुआ वो सारे के सारे क्या कहलाए? लिविंग। जिसमें सेल नहीं हुआ वो क्या कहलाए? नॉन लिविंग। बायोलॉजी के हिसाब से जिसे सेल कहा गया है वो आ रहा है दूसरे नंबर की लाइन में, पहले नंबर में नहीं, दूसरे नंबर में। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो कौन है? सेल। दैट इज कंटेनिंग व्हाट? कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसके पास क्या है? साइटोप्लाज्म। जिसके पास क्या है? न्यूक्लियस। एनक्लोज्ड है ना, मेम्ब्रेन। लो, मेम्ब्रेन में तो मतलब बाउंड्री है और अंदर कंटेंट है क्या? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आई बात समझ में? यानी सेल को डिफाइन करोगे तो उसके अंदर के कंटेंट बताने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। हेलो। तो हमने ये बात कही कि अगर सेल की बात चल रही थी तो मैंने कहा था सेल को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो एक बाउंड्री है और दूसरे उसके अंदर के कंटेंट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इस बेसिस पे मैंने सेल को डिफाइन कर दिया और ये कह रहा हूं कि जो चीज लिविंग होती है उनके पास क्या होते हैं? सेल। ऐसा हम बताने की कोशिश करते हैं। जरा देखो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस हुआ, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस हुआ। इससे पहले सेल के बारे में जाने, उससे पहले जानना जरूरी था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, कि जब सेल की डिस्कवरी हुई भी नहीं थी तब भी हमें पता था कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ऑफ टू टाइप्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अगर कोई चीज लिविंग होती है तो उसमें क्या चीजें प्रेजेंट होंगी? लिविंग। और बीइंग अलाइव को लिखने के लिए मेंशन कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कैरेक्टर्स के साथ कि पहली चीज क्या होगी जो लिविंग है या बीइंग अलाइव है। अच्छा, कोई जमीन पे पड़ा है, गर्मी के दिन चल रहे हैं, कोई भी चलते चलते जमीन पर गिर जाए, क्या हो गया है? बेहोश, है ना? दो तरीके की चीजें होती है गर्मी में, एक किसी को लू लग गई और दूसरा होता है हीट स्ट्रोक। लू लग गई तो बेहोश नहीं होते, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, उसे कहते हैं लू लगना। ठीक है, मतलब 100 क्रॉस 102 क्रॉस हो सकता है टेम्परेचर लू लगने से। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? पर्सन का क्या हो जाना? हीट स्ट्रोक में आ जाना, यानी बेसुध जमीन पे पड़ गया। क्लियर?
यानी सीधे सीधे बॉडी से क्या हो गया, डिहाइड्रेट। अब सड़क पे कोई पड़ा है, वो जिंदा है या नहीं, इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। तुम काय के स्टूडेंट हो, बायो के। तुम क्या के एग्जाम दोगे, नीट का। तुम क्या बनोगे, डॉक्टर। इतना मालूम होना चाहिए कि नहीं। तो हमें यह चीज चेक करनी है कि वो जिंदा है या नहीं। क्या करोगे, बताओ बताओ। हाउ, पल्स चेक करोगे तुम। वाह। और अगर कोई मोटा ताजा आदमी हुआ तो तुम्हें पता है कई लोगों को नर्स ढूंढती है कि यहां से हमें आईवी लगानी है, उनको नसें नहीं मिलती, और तुम पल्स चेक करोगे। क्या करोगे, कोई और तरीका नहीं है। देखो सांस चल रही है या नहीं। पल्स तो लोगों की लो होने पर ढूंढी नहीं जा सकती, ठीक है। पल्स नहीं आ रही, हो सकता है कोई पर्सन अनकॉन्शियस हो, डेड नहीं, ठीक है। हार्ट स्लो जब काम करेगा तो हम फील नहीं कर पाओगे कि पल्स है या नहीं, लेकिन ये तो चेक हो सकती है, क्या, रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन चेक किया जा सकता है। बेटा यूनिवर्सल है, कोई जिंदा है या नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए क्या चेक कर सकते हैं, रेस्पिरेशन। अब क्या है, कई लोग यकीन नहीं मानेंगे, जिनको नहीं मानना है वो ना माने, डाउट अपने पास रखें, देखेंगे एक्साइटमेंट में पूछा है, क्यूरोसिटी में बाद में देखते हैं, ठीक है। अगर डाउट आया है तो नंबर दूसरा देखो, दूसरा सेकंड, रेस्पिरेशन के बाद, रेस्पिरेशन के टाइम कई सारे कंपाउंड ब्रेक होते हैं, उससे नए कंपाउंड भी बनते हैं, प्लस पूरे ब्रेकडाउन होने पर CO2 H2O रिलीज होती है, साथ में क्या बनती है, एनर्जी, ATP मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल है, और लिविंग बॉडी में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। दूसरा करेक्टर हो गया किसका, लिविंग का। कि बात सुनना, मेटाबॉलिज्म में दो तरीके के रिएक्शन होंगे, मैंने कहा ब्रेकडाउन कैटाबॉलिज्म और बिल्डअप एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म। बॉडी में फूड का स्टोर होना यानी एसिमिलेशन क्या है, एनाबॉलिज्म। डाइजेशन करना क्या है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर मेरी बॉडी का वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है मेरी बॉडी के अंदर स्टोरेज कैसा हो रहा है, ज्यादा, यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है, कम। अब बात समझ में आ रही है। कहते हैं भैया तुमको वजन कम करना है, हाँ भागो दौड़ो, मतलब क्या करो, ज्यादा भागोगे दौड़ोगे, एनर्जी खर्च होगी। एनर्जी कैसे आती है, स्टोर्ड कंपाउंड के बर्न होने से। तो मेरा वजन भी क्या हो जाएगा, कम। लेकिन खैर मेरा वजन अगर बढ़ गया तो मैं ये मानता हूं कि एनाबॉलिज्म कैसा हुआ होगा, ज्यादा। और अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा देन कैटाबॉलिज्म हो, जो नॉर्मली होता ही है लाइफ में, उसके कारण जो कंडीशन आती है उसको कहते हैं हम लोग ग्रोथ, ठीक है, वो आती है ग्रोथ। अब ऐसे में एक और एक बात है, अगर कोई अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को बनाए तो वो पक्का क्या होगा, लिविंग। और अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बनाना इंटरनल प्रॉपर्टीज के कारण क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। उसे हम लोग रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। चलिए आगे की बात समझते हैं, बाकी कैरेक्टर देखते हैं और क्या हो सकते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को एक दूसरे से अलग बना रहे। बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब है नंबर का इंक्रीज होना। ये नहीं कि मैं इस पेन को तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं और ये 2 पेन हो जाए, चल 2 तो हो गए, तो क्या ये रिप्रोडक्शन है, नहीं। रिप्रोडक्शन इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसकी, खुद इस बॉडी की। और ये बॉडी अपनी खुद की कॉपी नहीं बना सकती। जो ऐसा कर सकते हैं वो सिर्फ कौन होते हैं, लिविंग। नॉन लिविंग अपनी कॉपी नहीं बनाता, ठीक है, क्लियर। आगे की बात देखो, ये सारे कैरेक्टर लिविंग के बता रहा हूं कि मैंने कहा इसके अलावा जिसके पास सेल होते हैं, जिसके पास सेल होते हैं वही क्या होते हैं, लिविंग। जिनके पास सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। और छठी चीज जो बताना चाहता हूं वो है सेल के होने के कारण एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग। सेंस ऑर्गन नहीं, सेंस द सराउंडिंग। हम सेंस करने के लिए सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, प्लांट में सेंस ऑर्गन नहीं होता लेकिन सेंस होता है। बैक्टीरिया में भी सेंस होता है कि सीजन अनफेवरेबल है या फेवरेबल। तो अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है उनके पास क्या है, कॉन्शियसनेस। उनके पास में है एक प्रॉपर्टी जिसे कह रहे हैं कॉन्शियसनेस। मुझे सबसे मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है अभी,
सेलुलर से, मुझे मतलब है सेलुलर नाम से, सारी चीजों से कोई लेने देना नहीं है। हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि बाकी सब क्या है। तो देखो भैया ऐसा है, ये करेक्टर जब हमने पढ़ लिए तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि हम लोग लिविंग को नॉन लिविंग से अलग बता सकते हैं। हमने बताया भी, लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर दिया। अब जो हमारे लिए दूसरा मुद्दा आ जाता है बड़ा, वो ये है कि फिर सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन अ सेल। सेल को डिफाइन करना हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कि चलो अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो लेट्स डिफाइन द सेल। तो ये लोग कह रहे थे कि भैया ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेल की डेफिनेशन गूगल वाली तो अपन ने लिख ली, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चीजें मिल रही हैं उनमें से एक चीज क्या है, सेल। यानी मैंने अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म स्टडी किए तो उनके अंदर जो चीजें सेम मिलनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो सब में है। वो ऐसा स्ट्रक्चर जो सब में होगा उसका नाम क्या दिया गया, सेल। लेकिन शुरुआत ऐसी नहीं थी, शुरुआत इस तरीके की नहीं हुई। शुरुआत में कुछ अलग बातें पता लगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मेंशन करते हैं कि सबसे पहले इट वाज रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे जो कॉर्क सेक्शंस को देखते हैं, जो कॉर्क की सेक्शंस को देखते हैं। देख, जब माइक्रोस्कोप नहीं होगा तो किसी चीज को देख पाना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं कह रहा हूं कि आपके और मेरे बीच में प्रेजेंट बहुत सारे बैक्टीरिया को नहीं देख सकते क्योंकि आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप होता तो उनको देखना पॉसिबल हो जाता। अगर कोई चीज आपको दिखाई नहीं देती तो उसका मतलब यह है कि या तो वो बहुत छोटी है या फिर वो ट्रांसपेरेंट है, इसलिए कोई इमेज कास्ट या शेडो कास्ट नहीं कर रही। किसी दुकान में शीशे का दरवाजा है, हैंडल है नहीं, सिर्फ शीशा है। आप जा रहे हैं, आगे बढ़ते बढ़ते जाके टकरा जाते हैं, शीशा है, नहीं दिखा। ये नहीं कि आपकी आंखें बंद थी, बात यह कि उसकी सफाई इतने बढ़िया तरीके से की गई थी कि वो दिखाई नहीं दिया। कारण है क्योंकि उसने कोई इमेज कास्ट नहीं करी, लाइट वेंट थ्रू इट, एज सच सीधी निकल गई। ओके, तो अगर आप किसी ऐसी चीज को देखना चाहते हैं जिससे लाइट सी थ्रू पास थ्रू हो जाती है तो उसको देखने के लिए क्या कर दो, कलर। बायोलॉजी में से कहते हैं स्टेनिंग। ठीक है, दूसरा किसी छोटी चीज को देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या यूज करो, माइक्रोस्कोप। आई बात समझ में? तो एक माइक्रोस्कोपी और दूसरा होता है स्टेनिंग। इनके बगैर बायोलॉजी पॉसिबल है ही नहीं। अब सुनो, मेरे हिसाब से सेल शब्द का इस्तेमाल फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी किया जाता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड सेल एक तरीके की इन्वेंशन है, और बायोलॉजी में जो सेल है वो क्या है, डिस्कवरी। समझे बात? ठीक है, तो यानी आप ये बात कहते हैं कि सेल कितने टाइप के, तो ये नहीं कि सर एक बायोलॉजी वाला और दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला। सेल कितने टाइप के, तो उसका मतलब ये नहीं कि सर सेल दो टाइप के हो सकते हैं और सेल टाइप के हो सकते हैं मतलब एक इंग्लिश वाला और एक बायोलॉजी वाला। ना ना, सेल का मतलब बायोलॉजी से ही हम जब पढ़ेंगे तो उसका मतलब एक ही होगा। वो कौन सा, जिसमें साइटोप्लाज्म हो, आजू बाजू में क्या हो, मेम्ब्रेन। हमारे लिए सेल वही है, हमारे लिए कमरा नहीं है, हमारे लिए घड़ी में लगने वाला सेल नहीं है, हमारे लिए मोबाइल फोन वाला सेल नहीं है, हमारे लिए एक ही वर्ड है, हमारे लिए डिफरेंस नहीं आने वाला। तो जब इन्हें देखा गया, जो क्या है, थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क थे, तो कॉर्क को देखने पर वो क्या कहते हैं, पहली बात जो मुझे पता है, कॉर्क क्या होता है, जो डेड होता है, इसका मतलब है उसमें क्या होगी, हैव सेल वॉल। उसमें जो हुआ वो क्या है, सेल वॉल। एंड लैक, अंदर का कंटेंट नहीं है। ये वर्ड आज की डेट में हमें पता है, उनके समय में पता नहीं थे। लैक प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट नहीं है लेकिन सेल वॉल है। आगे सुनिए, इसी के लिए बात कर रहे हैं कि यहां पर अंदर चीजें खाली हैं, जो खाली हैं उसी को कह रहे हैं क्या, ल्यूमन। जो भी अंदर खाली है उसे क्या कहा गया है, ल्यूमन। आजू बाजू में जो है वो क्या है,
वॉल, तब कहते हैं कि दैट दीज आर नथिंग, दीज आर एक्चुअली हॉलो वेसल, ये खाली बर्तन है, ये खाली बर्तन है, जिसका मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में होता है सेला। हॉलो वेसल को ग्रीक में बोलते हैं सेला। अब बर्तन में क्या रखोगे उस हिसाब से बर्तन का नाम पड़ जाएगा, समझे? बर्तन में आपने जो चीज रखी उस हिसाब से बर्तन का नाम पड़ गया। सिंपल है, उसमें कोई डिफिकल्टी थोड़ा ना है। जैसे किचन में जाओगे तो बड़े सजा हुआ किचन है, सारे डिब्बे बाहर से देखने में कैसे लग रहे हैं, एक जैसे, लेकिन चीनी का डिब्बा, चाय पत्ती का डिब्बा, बाहर से देखने में कैसे, दोनों पिंक, खोल के देखा तो एक के अंदर चीनी, एक के अंदर चाय पत्ती, यानी डिब्बा आर नेम्ड आफ्टर द कंटेंट। इससे पहले मैंने बोला था कमरा इज नेम्ड आफ्टर द कंटेंट, राइट? तो यानी सेल भी किसके बेसिस पे नाम आएंगे या टाइप आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। सो व्हाट आर दोस कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच द सेल कैन बी क्लासिफाइड? वो कंटेंट है क्या जिसके बेसिस पे सेल को क्लासिफाई करें? इसलिए सेल को पहले डिफाइन करना जरूरी है, तब जाके उसकी क्या होगी, कैटेगराइजेशन, राइट? पहले हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे सबसे पहले जो बात देख, एनसीईआरटी की लाइन है, मैंने आपको बोला है क्या अंडरलाइन करना है क्या नहीं, वो सीख लो। जो अंडरलाइन करना है मैं बॉक्स में कर देता हूं। साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, टर्म क्या दिया, सेल, ईयर क्या था 1665, देखा क्या था, वो एग्जाम्पल है, क्या लिखोगे, कॉर्क। ओके, नंबर सेकेंड, इसके बाद हम कहते हैं दैट लिवनहुक वाज गिवन द क्रेडिट, जिन्होंने क्या देखा, लाइव सेल, ईयर क्या था 1674। ये सब पॉसिबल हो पाया जब हमारे पास क्या थे, माइक्रोस्कोप। लिवनहुक फिलोसफर है, जबकि रॉबर्ट ब्राउन एक फिजिसिस्ट है। अब फिजिक्स वाला है, उसका काम है माइक्रोस्कोप बनाना, लेकिन देखे क्या, क्योंकि फिजिक्स में तो सब कुछ मान लेते हैं ना, देखने के लिए कुछ होता ही नहीं, दे एज्यूम एवरीथिंग, और उसके बाद उसको रियलाइज कर लेते हैं ऐसा ही होता होगा। पहले एज्यूम करना, बाद में उसको प्रूफ कर देना। तो उन्हें कुछ देखना था, तो देखने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेल के अंदर देखा, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज न्यूक्लियस। ईयर देखिए 1665 से लेकर 1831 तक पहुंच गए, और तब जाके क्या मिला है, उसके अंदर का एक कंटेंट, नाम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। फिर नेक्स्ट जो बात आती है, बचे हुए कंटेंट को हमने अपनी तरफ से लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं है, उसका नाम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। पुरकिंजे ने बताया था 1839 में। यहां आते आते इधर तक, कहां तक, पुरकिंजे तक की बातों तक, सेल की डेफिनेशन फॉर्मुलेट हो गई। ठीक है, अब मैं सेल की डेफिनेशन लिख सकता हूं। ये जो पीछे था ना, पीछे वाला पेज, वो गूगल की डेफिनेशन, नाउ आई कैन टेक इट हियर, हम इसे यहां लाते हैं, सेल की डेफिनेशन फॉर्मुलेट करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ सेल डेफिनेशन। हम कन्वर्स पढ़ रहे हैं बेटा, याद रखना, मतलब जो हो चुका है उसे पढ़ रहे हैं। यानी हमारा ज्ञान रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लिवन हुक से बहुत आगे है। हम कन्वर्स पढ़ रहे हैं। अगर हम उनकी बताई बातों को जस्टिफाई कर पाए तो हमारा ज्ञान काम का है, नहीं तो हमसे ज्ञानी वही निकलेंगे। यानी वॉट एवर रिटर्न इन द बुक यू हैव टू जस्टिफाई इट। ये आंसर कभी मत देना कि आंसर नंबर 2 क्यों लगाया, 3 क्यों नहीं, तो ये मत बोलना सर एनसीईआरटी में लिखा है कि एनसीईआरटी में लिखा है तो वही आंसर होगा। अरे मूर्ख, उसको प्रूफ करना आना चाहिए। ठीक है, आप जब किसी ऑथर की किताब पढ़ते हो और उसे फॉलो करते हो तो मतलब होता है कि उसकी लिखी हुई लाइनों को आप एविडेंट कर पाओ, आप अपने नॉलेज से उसे एक्सप्लेन कर पाए। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक नहीं। वो लाइनें लिख के छोड़ देता है, उन्हें प्रूफ नहीं करता। रेफरेंस बुक क्या करती है, पहले लाइन लिखती है, उसके बाद उसके बारे में बताती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब जोड़ ले तुम ऊपर वाले के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ क्या है, लाइनें। और फिर लोग बोलते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए आंसर नंबर 3, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए आंसर नंबर 4, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए ये क्वेश्चन गलत। नहीं नहीं, बहुत लो लेवल की बात है, इतना लो लेवल नहीं चलेगा। पेपर इजी आता है उसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उसका स्टैंडर्ड गिरा दो।
ये कहकर कि किताब में लिखा है इसलिए यही सही है। अरे भाई, किताब में क्यों लिखा है, क्वेश्चन इस बात पर उठता है, समझे? किताब में क्यों लिखा है, ध्यान से सुनिए। फॉर्मुलेशन किसकी? सेल डेफिनेशन की। तो मैंने सेल की वो डेफिनेशन लिखी, वो डेफिनेशन ये रही, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मींस। ये जो डेफिनेशन है, जो मैंने गूगल करी, क्योंकि मैं आज के युग का बच्चा हूं, इसलिए मैंने गूगल करके ये डेफिनेशन निकाली, तो मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई, क्या? कि सेल से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यानी अगर सेल अपने आप में पूरी यूनिट है, तो जो मैं करता हूं एज एन ऑर्गेनिज्म, वो मेरा सेल भी करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? सही है कि नहीं है? एज्यूम कर सकते हो इसको? मत करो, मैं प्रूफ करता हूं। मैं सेल की डेफिनेशन देना चाहता हूं, किस बेसिस पे दूं वो सुनिए। तो सेल तो हर एक ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्युलर में भी है और मल्टी सेल्युलर में भी है। देखना, ध्यान से सुनना। मैं सेल को डिफाइन करने चला हूं, तब जब सेल को मैं डिफाइन करने चला हूं, तो मैं तो बस इतनी सी बात कहता हूं कि सेल इज देयर इन, सेल इन किसमें? इन यूनी सेल्युलर, इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप कैसे ऑर्गेनिज्म में बताओ? मैं कैसा ऑर्गेनिज्म हूं? हाँ, मुझे भी यही लगता था, राइट, कि मैं क्या हूं? मल्टी सेल्युलर। आपने भी यही कहा। अच्छा, ये थोड़ा ना एनसीईआरटी में लिखा है, फिर भी आपको पता है ना, कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं, ठीक है, और उसके ऊपर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नहीं होता कि आउट ऑफ सिलेबस है, अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ऐसी चीज के ऊपर। सुनिएगा, तो हमने कहा कि यहां पे दो तरीके की सिचुएशन आ गई, अ सेल इन यूनिसेल्युलर, अ सेल इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। चलो, अपने बॉडी सेल में से दो तीन सेल के नाम बताओ। तो मल्टी सेल्युलर हो ना? बताओ। मैंने तो नहीं कहा मैं मल्टी सेल्युलर हूं, तुमने कहा तुम मल्टी सेल्युलर। बताओ, दो तीन सेल के नाम बताओ अपनी बॉडी में से। नर्व सेल, एक और? स्किन, स्किन बोलोगी? हाँ, बताओ बताओ। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल और, हाँ, स्किन मत बोलो, क्या बोलो? एपिथेलियल। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं? अब अगर तुम मल्टी सेल्युलर हो तो तुम्हारे अंदर अलग अलग टाइप के सेल हैं। क्या बोला मैंने? कौन से टाइप के? बस फंस गए तुम। क्या लिखा है यहां पे? इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सेल कैसे होते हैं? अलग अलग टाइप के। नाम बोले ना तुमने अलग अलग। अच्छा सुनो, जो काम आरबीसी करता है, क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। डब्ल्यूबीसी करता है क्या? अच्छा, दो जो काम डब्ल्यूबीसी करता है वो आरबीसी करता है क्या? नहीं। यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और प्लस डिफरेंट टाइप के सेल डिफरेंट फंक्शन करते हैं, यानी वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यानी सेल इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट kinds, right, and different functions। टाइप अलग, काम अलग, राइट। जैसे एग्जांपल में क्या बोला? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इसको दूसरी तरीके से बताऊं, डिवीजन ऑफ लेबर, काम बांट रखा है। ट्रू मल्टी सेल्युलर वही है जिसमें सेल्स के बीच में क्या होता हो? डिवीजन ऑफ लेबर। आई बात समझ? इधर आ, क्या लिखा है? जो है वो एक, यानी सारा काम कौन करेगा? वही एक सेल करेगा। कौन सा सेल? एक। यानी क्या बनाना है, क्या खाना है, कहां रखना है, कब पचाना है, कौन डिसाइड करेगा? वही अकेला सेल। और उसके बाद कब रिप्रोड्यूस करना है वो भी वही डिसाइड करेगा।
यानी इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अ सेल इन मीडियम, किसी मीडियम में उसको रखा है जहां उसकी जरूरत की सारी चीजें पूरी कर दी गई हैं। 1 एबल टू परफॉर्म ऑल रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो खुद से कर ले। दूसरा, एबल टू अंडरगो सेल्फ डुप्लीकेशन, इसी को क्या बोलते हैं, डिवीजन, या क्या बोलोगे, रिप्रोडक्शन। यानी उसके बाद वो काम कोई और भी करता रहे, ऐसा। क्लियर? एक सेल जो ये चीजें कर पाए, यानी अगर कोई कहे कि सेल अगर फंडामेंटल यूनिट है तो वो किस पर फिट बैठ रही है, उस पर या इस पर? अगर सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मैं नहीं कह रहा, गूगल कह रहा है यार, क्या लिखा है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फंडामेंटल या स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल मतलब बेसिक यूनिट वही है, स्ट्रक्चर का भी और फंक्शन का भी। तुम CO2 एक्सहेल करते हो, CO2 रिच एयर, वो CO2 कहां से आती है, कहां से आती है, नोज से, नोज से पहले कहां से आती है, लंग से, लंग से पहले, ब्लड से, ब्लड से पहले, टिश्यूज से, टिश्यूज से पहले, सेल से, सेल से पहले, माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया ने या कहो सेल ने आउटपुट दिया, वो आउटपुट किसने दे दिया, तुमने एज एन ऑर्गेनिज्म, राइट। यानी तुम्हारे अंदर जो CO2 को प्रोड्यूस करने वाली फंडामेंटल यूनिट हुई, वो क्या है, सेल, राइट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तुम्हारी बॉडी में सारे सेल नहीं कर सकते, क्योंकि तुम क्या हो, मल्टी सेल्युलर। अब अगर कोई यूनिसेल्युलर होता तो इसका मतलब है उसमें CO2 भी वही प्रोड्यूस करता, O2 भी वही लेता, ठीक है, रेस्पिरेशन भी वही करता। अगर प्लांट का सेल होता तो, या फिर फोटोसिंथेटिक होता तो फोटोसिंथेसिस भी वही करता, ग्रीन सेल होता तो सारे फंक्शन एक अकेले सेल से हो रहे थे। सो व्हाट इज मोर सुटेबल एज पर दिस डेफिनेशन, कौन सा सेल ज्यादा सही है, यूनिसेल्युलर का सेल या मल्टी सेल्युलर का सेल? विच इज मोर सुटेबल सेल टाइप या फिर डेफिनेशन ऑफ द सेल, द वन विच इज इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और द वन विच इज इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? कौन बेटर है? डाउट हो रहा है क्या? मैं सवाल को और सिंपल पूछूं, अगर तुम्हें सेल को डिफाइन करना हुआ इस डेफिनेशन के टर्म्स में जो यहां लिखी है, क्लियर, क्या लिखा है, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर इस टर्म में तुम्हें सेल को डिफाइन करना है तो तुम्हें कौन सा वाला सेल बेटर नजर आता है, जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में है या यूनिसेल्युलर में? यूनिसेल्युलर में। यानी अगर सेल को मैं फंडामेंटल यूनिट मानता हूं तो मैं ये मानता हूं कि वो कैपेबल होगा सारे फंक्शन खुद से करने में और खुद की कॉपी बनाने में। तो सेल की डेफिनेशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये दो लाइनें, द यूनिट ऑफ लाइफ या द फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म that is capable of performing all the required metabolic activities, number 2 able to undergo its duplication, right? ये बात ज्यादा suitable है। क्लियर? क्या लिखता हूं मैं यहां पे, सुनिएगा, this is more suitable for definition of cell। किसका सेल, यूनी या मल्टी सेल्युलर? यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर सेल को डिफाइन करना सही है। यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने किया वो एक सेल को करना चाहिए, ऐसा हम लोग मानते हैं। एक्सेप्शंस कैन बी देयर बट लार्ज ये चीज ज्यादा ट्रू है। अब अगर मैं इसी को सही मान लूं, यानी जो लाइन पीछे पड़ी ये वाली और जो लाइन यहां पे लिखी है ये वाली, तो इसका मतलब है कि सेल से छोटी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होगी, है ना। जैसे केमिस्ट्री में लोगों ने शुरू शुरू में कहा था एटम से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, फिर उन्होंने तोड़ा, फिर बोला ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये
प्रोटॉन है, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन को तोड़ दिया, उसके बाद ये देखो ये नया निकला है, ये नए टाइप का पार्टिकल है। अब पता नहीं जब तक तुम आगे पहुंचोगे और तुम्हारी उम्र मेरे बराबर, तुम्हारे बच्चों की उम्र अभी प्रेजेंटली तुम्हारे बराबर होगी, तब तक पता नहीं एटम को तोड़ के क्या क्या बन चुका होगा। लेकिन सेल को तोड़ के कुछ नहीं बन रहा, सेल को तोड़ के उससे छोटी यूनिट पॉसिबल नहीं है। मतलब केमिस्ट्री वाले डाउट में होगा कि सबसे छोटा यूनिट क्या हो सकता है मास का, लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए सेल है, सेल था, सेल रहेगा, उससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं। नथिंग लेस देन अ सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सेल से छोटा कौन होगा? होता तो होगा छोटा, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। ऑर्गेनल। सेल से अभी नाम बता दिया था मैंने बेटा, CO2 किससे निकली थी? माइटोकॉन्ड्रिया से, समझे? गोल्जी अपराटस से तो नहीं ना। यानी सेल से छोटा कौन है? ऑर्गेनल। बट दे आर ऑर्गेनल, दे आर नॉट द सेल, बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आई बात समझ में? ठीक है, तो फंडामेंटली करेक्ट रहो। असर्शन रीजन बड़े आराम से बनेंगे, बना सकते हैं खुद से। किताब की लाइन ही है, कुछ अलग नहीं है। कि दैट असर्शन में लिखते हैं सेल इज स्टेटेड एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। रीजन में लिखता हूं नथिंग लेस देन अ सेल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्या असर्शन ट्रू है? अरे क्या असर्शन ट्रू है? लिखूं बोर्ड पे? बोर्ड पे लिखूं क्या? सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आर anything smaller than a cell cannot exist independently। हाँ बोलिए, क्या ए सही है? आवाज नहीं आई भैया। क्या आर सही है? इज आर एक्सप्लेनिंग ए? कुछ लोगों के मुंह ऐसे बंद हैं जैसे मुंह में मेहंदी लगी हो, दही तो जमेगी नहीं, इतनी गर्मी चल रही है, ठीक है, उससे पहले ही खट्टी हो जाएगी, तो ऐसा लग रहा है जैसे मेहंदी लगी हो। आपको पता है साइंटिफिकली एक चीज बड़ी प्रूवन है, मेहंदी लगाने से बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? लो। तो ये जो दिन चल रहे हैं ना, 9 तपे, ठीक है, और हिंदी में जिसे जेठ का महीना कहते हैं कि इस महीने में मेहंदी लगानी चाहिए लड़कियों को, उससे क्या होता है? लू नहीं लगती, या टेम्परेचर कैसा हो जाता है? लोअर डाउन। वैसे मेहंदी लगाने के बाद हाथ पे अगर मेहंदी हो तो लिख नहीं सकते, पैर में हो तो चल नहीं सकते, तो क्या मुंह में मेहंदी लगी है जो बोला नहीं जा रहा है? क्या ए सही है? क्या आर सही है? आर रीजन है? हाँ बस ठीक है, अभी नहीं लगी मेहंदी। तो यानी आप सिंपली फर्स्ट ऑप्शन, कन्वेंशनल फर्स्ट ऑप्शन, कन्वेंशनली यही होता है ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप ऐसे लगा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हम कन्वेंस हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। 1838 1839 आ गया। पहले थे एमजे श्लेडन, वो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, क्योंकि बॉटनिस्ट है, प्लांट पे करेगा। वो प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं, बोलते हैं प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स दैट मेक डिफरेंट टिश्यूज इन द प्लांट, ठीक है। उनकी स्टेटमेंट क्या है कि प्लांट जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, उनके हिसाब से डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं दैट आर मेकिंग डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द प्लांट। आई बात समझ में? ये इन्होंने कह दिया। कितनी बात कही? एक। देख, लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इज टोटली डिफरेंट। ओहो, मैं बताना तो भूल ही गया। एरर बुक सेकंड चीज है जो तुम्हें बनानी है, पहली चीज है नोट्स, मतलब लिखना है, समझे? आई माइट बी फास्टर, हो सकता है मैं तेज हूं, ऐसे में ज्यादा तेज होऊंगा, फिर जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा और ज्यादा तेज हो सकता हूं, क्योंकि मैं जब लिखूंगा तो बोलूंगा कुछ और, लिखूंगा कुछ और। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना है।
लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं। जो तुमने लिखा, जो तुमने सुना, और उसके बाद जो उसको पढ़ रहे हो, इससे अच्छा तरीका मेमोरी को इंप्रूव करने का नहीं हो सकता। किसी और का लिखा हुआ तुम्हें याद नहीं रहता, वही तो भूलते हैं। वो देखें, कवि होते हैं, स्टेज पे आते हैं, इतनी लंबी लंबी कविताएं बोलते हैं, कुछ नहीं लाते साथ में। उन्हें कविताएं याद रहती है, अच्छा बीच में कहीं और निकल जाते हैं, कहीं और के किस्से बताने लगते हैं कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फिर स्टेज पे किसी से बात करता, फिर वापस चालू हो जाता कविता बताना। मतलब वो एक एक 1.5 पेज की कविता उनको याद है। क्यों? उन्होंने लिखा है भाई, ओरिजिनल है, उन्हीं का है, तो याद तो हो गई, या कहो प्रैक्टिस हो गई हो। अब लिख मैं रहा हूं, लेकिन आप साथ में लिख रहे हो ना, तो कंट्रीब्यूशन आपका भी कैसा है? बराबर। लैंग्वेज बदलेगी आप लोगों के हिसाब से, राइट? लैंग्वेज बदलेगी आपके हिसाब से, इसलिए ये मान के चलना कि आपने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया लिखने में। कैसे भूलेंगे? नहीं भूलते, नोट्स नहीं भूलते, किताब में लिखी हुई लाइनें भूल सकते हैं, डेफिनेटली भूल सकते हैं, 100% गारंटी के साथ भूल सकते हैं। याद रहे गारंटी नहीं है, भूल जाओगे पक्का गारंटी है। हाँ, तो ऐसा था, श्लेडिन ने जो बातें कही होंगी वो जाहिर सी बात है उस समय के जो भी जर्नल छपते थे उसमें छप गई। किसको पता लगी? शॉन को। शॉन तो जूलॉजिस्ट हैं, ठीक है। मैंने बकायदा बॉक्स में कर दिया क्योंकि मैं इन चीजों को अंडरलाइन करना चाहता हूं। एनसीईआरटी से साइंटिस्ट का नाम विद द ईयर, कहां पैदा हुए, जन्मे, ये भी काम का हो सकता है। खैर, तो शॉन जो थे, ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट एज पर किताब का क्लेम। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो हैं वो ये देखते हैं कि शॉन ने प्लांट के ऊपर स्टडी करी है, सॉरी श्लेडिन ने प्लांट के ऊपर स्टडी करी है। उन्होंने किसके ऊपर स्टडी करी थी? एनिमल पर। उन्होंने किस पर स्टडी करी? एनिमल पर। अरे ढंग से पढ़ो, किस पर स्टडी करी? नहीं, एनिमल सेल्स पर स्टडी करी। और बोलते हैं कि एनिमल सेल्स के पास में बाहर एक थिन लेयर होती है, आज हम इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उनके हिसाब से थिन आउटर लेयर थी, आज इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानने लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इस बात पे मैं क्या पढ़ता हूं? प्लांट सेल। क्या पढ़ता हूं? प्लांट सेल। और मैं ये देखता हूं कि उनके पास कुछ अलग स्ट्रक्चर है। कौन से अलग स्ट्रक्चर है? एज पर इन प्लांट सेल के पास में एक स्ट्रक्चर है, उसका नाम है सेल वॉल, मतलब समथिंग विच इज डिफरेंट। इसके हिसाब से है क्या? जूलॉजिस्ट क्या पढ़ रहा है? एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब बोलो कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के। कौन से 2 टाइप होते हैं? अगर आप श्लेडिन और शॉन हो तो आपके हिसाब से कौन से टाइप के सेल हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। मतलब अगर आप श्लेडिन और शॉन हो तो आपको पता ही नहीं है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता है। यानी अगर कहो कि आप अगर श्लेडिन और शॉन हो तो आपके काम में क्या कमी है आज के हिसाब से? आप टाइम मशीन में बैठकर 2024 में आए यहां इस क्लास में, पीडब्ल्यू की इस क्लास में बैठ कर आए, श्लेडिन और शॉन वो आके क्या एहसास कर रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं पता था? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। याद रहेगा, one of the limitation of cell theory stated by Schleiden and Schwann, they didn't explain prokaryotic cell organization, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों किसके एग्जाम्पल होते हैं? यूकैरियोटिक के। ये अभी प्रूफ होने वाला, रुकिए, ठीक है, ये बाद में। तो हालांकि आप लोग कह रहे थे कि सर, कुछ लोगों ने कहा कि 2 टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। कुछ ने कहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अभी कोई जिक्र हुआ ही नहीं। श्लेडिन शॉन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अभी तो बात सिर्फ किसकी हो रही है? एनिमल की और प्लांट की। हमें क्या मानना है हम बाद में देखेंगे, हम तो अभी इस पे चल रहे हैं। तो और जो बात कहते हैं बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इन्होंने उठा के दोनों को कंपेयर कर दिया। दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। याद रखिए जो बातें इन्होंने कही हैं और जो बात ये नहीं कह पाए हैं वो भी। तो यानी इन्होंने कही 3 लाइनें, इन्होंने कही 1। क्वेश्चन समझ रहे हो? इसी सेंस में आएगा, इसलिए कॉलम बना के लिखा है, एक तरफ श्लेडिन का और एक तरफ शॉन का। क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन होंगी, 1 2 3 4। बोलेंगे शॉन ने क्या नहीं कहा था,
ऑप्शन नंबर 4। या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू शॉन एक्सेप्ट, आंसर ये स्टेटमेंट सही है लेकिन शॉन ने नहीं बताई। या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टेटेड बाय शिलेडिन। ये क्लियर कट क्वेश्चन है भाई। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट यूजुअली कॉपीड लाइन फ्रॉम द बुक आती है। यहां आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब इसमें मुझे कमियां दिख रही हैं। कमी नंबर 1, रॉबर्ट ब्राउन की बातों के बाद जिन्होंने क्या डिस्कवर किया है? न्यूक्लियस। कैसे डिस्कवर किया है? द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इन द सेल इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोमिनेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा है। प्रोमिनेंट का मतलब है कि जो चीज बहुत विजिबली क्लियर हो, जो विजिबली क्लियर हो। आई मेरी बात समझ में? यानी मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लीजिए ये अडाप्टर है, मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और ये मार्कर है, इसे भी मैंने यहां लगा दिया। दूर से क्या इजी दिखेगा? ये ब्लैक मार्कर है और ये व्हाइट अडाप्टर है ना, मार्कर दिखेगा। जबकि मास में वॉल्यूम में ज्यादा शायद ये है, उसके बावजूद दूर से क्या क्लियर दिख रहा है? तो ये प्रोमिनेंट कहलाएगा। समझ गए बात? तो प्रोमिनेंट का मतलब कोई स्ट्रक्चर बड़ा है जरूरी नहीं है, जो ज्यादा क्लियर दिख गया उसके कई कारण हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर के नाम पर रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। जिसमें वो डिफाइन कर सकते थे उसमें थी मेम्ब्रेन। डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए रहती है? बाउंड्री। अगर बाउंड्री नहीं थी तो उन्होंने बोला मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो बाउंड्री नहीं तो स्ट्रक्चर नहीं, और अगर बाउंड्री है तो स्ट्रक्चर है। तो जिसमें न्यूक्लियस हुआ उसको बोल दिया गया यूकेरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं हुआ उसको बोल दिया गया प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियस नहीं का मतलब क्या नहीं है? बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इन भाई लोगों को कुछ मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं है। फिर सुनो, ध्यान से पढ़ो तीनों स्टेटमेंट। चौथी बनाऊं, शॉन के हिसाब से बना रहा हूं, ठीक है। चौथी स्टेटमेंट है, शॉन के हिसाब से बना रहा हूं। क्या लिख रहा हूं सुनो, क्या लिखा इधर? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। उसने ये कहा कि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। क्या उसने ये कहा कि प्लांट सेल में मेम्ब्रेन नहीं होती? ऐसा कहा उसने? नहीं कहा ना। क्या लिखा है? सेल वॉल यूनिक है, यानी बाकी चीजें क्या है? सेम। यानी ऊपर वाली चीज को क्या माना जाएगा? सेम। अब लिखा नहीं तो ये नहीं कि दिखा नहीं, आपको देखना आना चाहिए। कई सारी लाइंस कैसी हैं? हिडन। आपको रिवील करनी आनी चाहिए कि एनिमल सेल में एक ही बॉर्डर है, उस बाउंड्री का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जबकि प्लांट सेल में पहले कौन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर कौन होगी? यस, राइट, क्लियर बात? ओके, यानी सेल वॉल इन प्लांट सेल इज फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल वॉल फॉलोज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉलोइंग वर्ड का मीनिंग समझ लो। फॉलोइंग वर्ड का मतलब होता है बिहाइंड या बिलो, ठीक है। तो सेल वॉल के नीचे कौन होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए बोल रहा हूं सेल वॉल इज फॉलोड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मैं कह सकता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सॉरी सेल वॉल फॉलोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत, क्योंकि नीचे कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। तो ऐसी चीज याद रखिएगा भाई, भूलना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन कई सारे बनते हैं जिसे मुझे याद रखना है। क्या? पहली बात, ओ फर्स्ट, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूं यहां की लाइन के हिसाब से जो पढ़ी है, डू प्लांट सेल्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन? यस या नो में आंसर होगा। जो नहीं दिख रहा उसको फाइंड आउट करने की टेंडेंसी डेवलप कर रहा हूं, ताकि जब वो 10 मिनट या 15 मिनट भी एनसीईआरटी पढ़ो तो उससे उसका मैक्सिमम निकाल लो। 10 बार भी पढ़ोगे ना, लेकिन अगर ये एप्टीट्यूड नहीं है तो 100 बार भी पढ़ोगे ना तो भी कुछ नहीं आएगा। हां, 270 आ सकते हैं, 360 नहीं। और लड़ाई किसकी है? 360 की।
270 तुम्हारे लिए अगर सफिशिएंट है तो ठीक है बेटा, 180 ले आना फिजिक्स में, 180 ले आना केमिस्ट्री में, 270 बायो में। कितने हुए? 370, 200, सॉरी 360, 200, 560 और 70, 630। क्रॉस हुआ 650? नहीं हुआ ना? बायो में 300 क्रॉस नहीं, तो नीट में 650 क्रॉस नहीं। ठीक है, क्योंकि 360 बड़ा वॉल्यूम है। अगर बायो में 360 आएंगे तो बहुत बड़ा स्कोर बन सकता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में जोर लगा के तुम 360 भी ले आओ और बायो तुम्हारी 280 तक ही रह गई, मैंने और सुधार कर दिया, 270 का 280 कर दिया, तो भी तुम एक अच्छी रैंक से पीछे रह गए। स्टेट में आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से नंबर लोगों के बढ़ रहे हैं, स्टेट में भी आना थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखें। खैर, नेक्स्ट सेकंड, दूसरा सुनो भैया, उसी में से निकाल रहा हूं, कुछ अलग से नहीं। काइंड ऑफ सेल्स एज पर कौन दोनों? ये श्लेडिन एंड शॉन। श्लेडिन के हिसाब से, शॉन के हिसाब से टाइप ऑफ सेल कौन से हैं? दो, प्लांट सेल और एनिमल सेल। थर्ड, तीसरी चीज यहां जो लिखा है ना, उसी के बेसिस पे बोल रहा हूं, कुछ अलग नहीं। क्या लिखा है इधर? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, डाउट। यहां क्या लिखा है? फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। तो प्रोडक्ट ऑफ सेल से क्या मतलब है? वो डिस्क्रिप्शन पूरा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द सेल, अगर टिश्यू प्रोडक्ट ऑफ द सेल है, अगर टिश्यू सेल से बना है, तो बात यह है कि फिर सेल किससे बना है? दो तरीके से स्टडी होती है ना, हम रिवर्स जा रहे हैं, आज की जानकारी को पुराने से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चल ठीक है, फिर से मैच करते हैं। तो टिश्यू अगर सेल से बना है, तो सेल किससे बना है? अगर टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, तो सेल की डेफिनेशन क्या होती है? मेंबर ऑफ टिश्यू। क्या बोलूं? मुझे क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि श्लेडिंग शॉन को क्लैरिटी नहीं थी। दे वर नॉट नोइंग दैट फ्रॉम वेयर द सेल ओरिजिनेटेड, सेल कहां से आया ये पता नहीं है। उनके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ द सेल में कौन आ रहा है? टिश्यू। टिश्यू से कौन आ रहा है? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या हो सकता है? ऑर्गन सिस्टम। अरे भाई, बीच में तुम एक चीज तो भूल ही गए, सेल से पहले सेल बनेगा और सेल से और सेल बनेंगे, तभी तो क्या बनेगा? टिश्यू। भाई लोगों ने बताया नहीं कि सेल क्या करता है? डिवाइड। मतलब उनको ओरिजिन ऑफ सेल की कोई आइडिया नहीं है, उनको ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ सेल्स क्या है? आगे की लाइन पर जाने से पहले ना, आगे की लाइनों पर जाने से पहले आपको यह चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। मतलब दिस इज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जो मेरे दिमाग में आया मैंने बता दिया। अब इन चीजों का आंसर ढूंढूंगा तो ऑटोमेटिकली अगले टॉपिक पर पहुंच जाऊंगा। वो क्या है? लिमिटेशंस ऑफ सेल थ्योरी। श्लेडिन और शॉन की थ्योरी में कमियां क्या क्या हैं वो बता देते हैं। क्या कमियां हैं मैं उसके ऊपर पहुंचता हूं। देखिए, प्रेजेंटली एज पर न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर लिया गया था, ईयर कौन सा था वो? 19 या 18? 18 ईयर बताया है मैंने, बाकायदा बॉक्स में लिखा है 1838। कहां गया? हाँ, 31। और सेल थ्योरी आ रही है कब? बहुत लेट। सो वी हैव दिस, हम ये मेंशन करते हैं। कहां गया भाई? हाँ, एज पर न्यूक्लियस ऑब्जर्वेशन 1831। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे वो सुनो। सेल में दो कंडीशन हुई। सेल
न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? हैव सराउंडिंग। दूसरा वर्ड लिख सकते हो सराउंडिंग के अलावा, लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसमें लिमिटिंग बाउंड्रीज हो। लिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्रीज। हैव लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जैसे पुलिस वालों की लैंग्वेज में, ये हमारी लिमिट में नहीं आता, उधर जाके रिपोर्ट कराओ। मतलब दे हैव व्हाट देयर बाउंड्रीज। लिमिटिंग मेम्ब्रेन मतलब सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग या लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसके पास हो, वेल डिफाइंड बोलोगे। और जब वेल डिफाइंड बोलोगे तो इस मेम्ब्रेन का नाम बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले स्ट्रक्चर का नाम है सच अ न्यूक्लियस। सच अ न्यूक्लियस एज ट्रू न्यूक्लियस, या इसी का नाम है यू कैरियन। न्यूक्लियस का एक और एक नाम होता है कैरियन, और इसको बोल रहे हैं यू कैरियन। तब नतीजा आपके सामने, हम कहेंगे ऐसे सेल्स को यू कैरियोटिक। दिस विल बी यूकैरियोटिक देन। और उधर दूसरा केस, अगर अपोजिट कहूं, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, असर्शन हो गया। ये क्या हो गया? असर्शन। नीचे रीजन क्या लिखूंगा? लैक्स लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी इसके आजू बाजू में कुछ भी नहीं है। जिसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है वो डिफाइंड नहीं है। तो जो डिफाइंड नहीं है इसका मतलब है वो नहीं होता। साइंस कह रही है जो डिफाइंड नहीं है, जिसका शेप नहीं बन पाया बाउंड्रीज के ना होने से, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, यानी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो तब हम लोग कह देते हैं न्यूक्लियस एज एब्सेंट। ऐसे सेल कौन हो जाएंगे? हम ऐसे सेल का नाम दे देते हैं प्रो कैरियोटिक। ऐसे सेल को लिख दिया गया प्रोकैरियोटिक। या सुनो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी उसको बोलने का एक और एक टर्म चला, उसी को कहने लग गए प्रोकैरियन, या लोगों ने इसको नाम दिया है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, यानी पुराने टाइप का न्यूक्लियस। सेल का टाइप बोला है प्रोकैरियोटिक। इतनी चीजों की जानकारी हमें है। जब हमें पता है 1831 में ये सब आ गया था, तो ये लोग कौन थे जिन्होंने 1838-39 में सेल थ्योरी देने के बावजूद न्यूक्लियस को कंसिडर नहीं किया? सिर्फ कहां तक लिमिट रह गए? प्लांट और एनिमल के लिए। ऐसा क्यों हुआ होगा? तुम्हें क्या लगता है? सोचो, कहां कमी रह गई उनसे? उनसे क्या कमी रह गई होगी कि उन्होंने सिर्फ प्लांट और एनिमल सेल को डिफाइन कर दिया, बाकी किसी चीज को नहीं? वाई वर दे नॉट एबल टू सी द प्रोकैरियोटिक सेल? नहीं समझे? अरे जो छोटा होता है वो दिखता नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। हो सकता है उनके पास अच्छा वाला ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो। अब जैसे लिवन हुक ने भी जो देखे हैं, जिन्हें हम लोग लाइव सेल का नाम दे रहे हैं, ये लिखा है ना, लिवन हुक ने सबसे पहले क्या देखा था? लाइव सेल देखे थे। ऐसा मैंने मेंशन किया यहां पे। तो वो लाइव सेल मालूम है क्या माने जाते हैं? 1674 में हम उसको लिखते हैं माइट बी प्रोटोजोअन्स। वो जो उन्होंने देखे थे वो क्या रहे होंगे? प्रोटोजोअन्स इन रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप में, यानी हवा से कुछ पार्टिकल रेन ड्रॉप के साथ इकट्ठे होकर पानी में आए होंगे, जो उन्होंने देखे होंगे। वो हिल रहे थे और उन्होंने कहा ये तो हिल रहे हैं जैसे एनिमल हिलते हैं, इसलिए क्या बोला था? एनिमल क्यूल्स। देखा लेकिन डिफाइन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बस बोल दिया ये जिंदा है, ऐसा लग रहा है, ये इधर से उधर भाग रहे हैं, सेंसेशंस हैं इनमें, वो वाली बात बोली थी बस। ये होता ही है बायोलॉजी में, यही तो डिफरेंस है। क्या आपको चीजें पता है कि ऐसा है, लेकिन जब तक बताओगे नहीं ना ऐसा कैसे हो गया, तब तक आपको उसके होने का क्रेडिट नहीं मिलता। समझे? मेंडल का नाम सुना है? उन्होंने एक किताब लिखी, किताब नहीं सॉरी, उनका रिसर्च पेपर आया। रिसर्च पेपर की टाइटल थी
एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और अंदर का मटेरियल था कि रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, समझे। और उधर दूसरा एक बच्चा था, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन, उसने किताब लिखी, नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बच्चा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वह एक्चुअली उस समय बच्चा था, किसके आगे, मेंडल के आगे। उसने किताब लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और वो किताब चल गई। उसने लिखा कि ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आते हैं, जहां वो रहते हैं जैसी उनकी आदत होती है उसके हिसाब से। मेंडल भाई बोल रहा है चेंज आते हैं, कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन कोई उसको नहीं सुन रहा, और लोग सुन रहे हैं हां चेंज आते हैं, और एक भाई बोल रहा है क्यों आते हैं, कोई उसको नहीं सुन रहा। बस वही वाली बात है, गलत समय पर गलत जगह पर, ठीक है। डार्विन के समय में क्यों पैदा हुए, वो बाद में पैदा होते तो डार्विन से बड़ा नाम होता किसका, मेंडल का, समझे। तो मतलब लोगों को मेंडल का काम पढ़ने के बाद समझ में आया कि यार इसने तो उन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया जो डार्विन कहना चाहता है। मतलब मेंडल के टाइम में मियोसिस नहीं पता था, मेंडल के टाइम में फर्टिलाइजेशन नहीं पता था, और भाई बोल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण चेंज आते हैं। वाह, क्या नहीं बता पाया, कैसे पूरा बता देता तो मेंडल मेंडल होता, कौन डार्विन, समझे। यही कमियां रह जाती हैं। तो बस ऐसी कमी किसकी है, श्लेडिन और शॉन की है, कि वो कुछ चीजों में चूक रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे। जैसे क्या, ये अ डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो सबसे बड़ी कमी जो इनके काम में गिनी जाती है वो है दे आर नॉट एबल टू टेल अबाउट, क्या नहीं बता सकते लिमिटेशन में। नंबर एक क्या नहीं बताया, लिमिटेशन नंबर वन, ओरिजिन ऑफ सेल, उन्होंने नहीं बताया ओरिजिन ऑफ सेल। उन्होंने नहीं बताया प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये बिना न्यूक्लियस का सेल कैसे होता है, ये बता नहीं पाए हैं। और क्या नहीं बता पाए, तीसरी चीज, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा नहीं बता पाए, क्या, एंड दैट विल बी इन्यूक्लिएटेड सेल का स्टेटस। इन्यूक्लिएटेड सेल का एग्जांपल बोलो, जिसमें से न्यूक्लियस चला गया। मैं क्या लिखूंगा, लॉस्ट देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस था लेकिन टाइम के साथ चला जाए। ऐसे का एग्जांपल आता है एरिथ्रोसाइट, ऐसे का एग्जांपल आता है एंजियोस्पर्म में फ्लोएम टिश्यू के अंदर सीव ट्यूब्स, हम लिखेंगे सीव ट्यूब मेंबर्स। बाकी तो देख, उनको वायरस के बारे में भी नहीं पता, दुनिया को ही नहीं पता, उनको क्या पता होता। मेनी मोर, ये चीजें इनकी लिमिटेशंस में। हमें किस पे फोकस रखना है, ये आ जाए बस, बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो सेल थ्योरी में कुछ चीजें कम हैं, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। बात के लोगों को पता करना होगा, पता करके देखेंगे, समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप अभी तो डीपीपी छोड़िए, मॉड्यूल छोड़िए, अभी इन सब चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बात सुनिएगा, आप तो एनसीईआरटी से ओवरव्यू ऑफ सेल और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल यहां तक पढ़ के आइए, दैट इज नीडेड, ज्यादा नहीं, ठीक है। इतना ही देखकर आइएगा, एक बार देखना, अंडरलाइन क्या करना है मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ओके। थैंक यू।